मुद्रास्फीति चैप्टर पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। रिवाइज करके आए होंगे आप लोग, करके आए हैं ना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले आपको मौका हम देंगे आंसर कौन सा होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसका राइट आंसर बताएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ध्यान रहे ये प्रैक्टिस सेट है, इनमें कई क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। ऑप्शन बी, मूल्य संचय के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी, लेखा इकाई के रूप में कार्य करना। और ऑप्शन डी, उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त करना। प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की भाषा की समझ बहुत जरूरी है। अगर आप भाषा और शब्दों का मतलब समझेंगे तो हो सकता है आपको उसका सेंस समझ में आए। किसी को समझ में आ रहा है इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? पहले एक एक करके बताइए, आराम से पहले एक एक करके बताएंगे। विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में काम करना, यह मुद्रा का कार्य है? बिल्कुल है, क्योंकि विनिमय मुद्रा का माध्यम है, विनिमय लेन देन का माध्यम है, और इसी से हम तमाम वस्तुएं खरीद पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं। दूसरा है, मूल्य संचय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल, क्योंकि मुद्रा में हम पैसे बचा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मूल्य को इकट्ठा कर सकते हैं। लेखा इकाई के रूप में, यह भी सही है, इसलिए क्योंकि लेखा इकाई का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसको हम लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रुपया। भारत सहित कई देशों की मुद्रा को रुपया कहते हैं, जो कि लेखे या हिसाब किताब, लेखा का मतलब है हिसाब किताब, वह मुद्रा जिसे हम हिसाब किताब या आंकड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है, उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त करना, यह नहीं किया जा सकता मुद्रा से। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए, इसलिए आप इसका आंसर नहीं बता पाए, है ना। इसका मतलब समझिए, उपभोग विनियमित करने का मतलब है कि जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, जैसे कपड़ा, सब्जी, दूध आदि, उनके बदले हम मुद्रा को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अब आपने उत्तर बता दिया, तो समस्या कहां थी? समस्या इस बात में नहीं थी कि हमें इसका आंसर नहीं पता है, समस्या इस बात में थी कि हमें इसकी भाषा का मतलब नहीं पता था। जिस सेंस में ये लिखा था वो सेंस हम नहीं समझ पाए। प्रश्न बेटा ऐसे ही आते हैं, ठीक है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो उपभोग विनियमित यानी कि हम उपभोग की जगह पर इसको, या हम मुद्रा को उपभोग नहीं कर सकते, हम मुद्रा को खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, बल्कि हम उपभोग करने के लिए, पहनने के लिए सामान या कपड़े मुद्रा से खरीद सकते हैं, क्योंकि मुद्रा विनिमय का, लेन देन का माध्यम। आंसर मिला ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है? पढ़ाया है मैंने आपको। इनमें से कौन सा वैध मुद्रा यानी कि लीगल करेंसी या लीगल टेंडर मनी को सही प्रकार से वर्णित करता है? ऑप्शन ए, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। बी, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। सी, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के रूप में बैंक मुद्रा। या डी, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। इनमें से कौन सी मुद्रा वैध मुद्रा का सही उदाहरण प्रस्तुत करती है? हाँ, कौन सा? डी, किसी भी देश में चलन में धातु मुद्रा, मतलब केवल धातु मुद्रा ही वैध मुद्रा है। तो फिर कैसे ये आंसर सही होगा? आंसर होगा बी, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मैंने आपको रुपए दिए तो आप स्वीकार करेंगे, मैंने आपको पैसे दिए तो आप स्वीकार करेंगे, चाहे वो धातु मुद्रा हो या कागजी मुद्रा हो, क्योंकि वह लीगल मुद्रा है, क्योंकि वह वैध मुद्रा है। इनमें से केवल यही वो पॉइंट है जो यह बताता है कि वैध मुद्रा में यह गुण होता है, वैध मुद्रा को स्वीकार किया जाता है, भले ही वो ऋण के रूप में हो या लेन देन के रूप में हो, स्वीकार किया जाता है, इसलिए तो वो वैध है।
ठीक है, क्योंकि उसके साथ विश्वास टिका हुआ है, किसका? देश की सरकार का और संस्थाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगी मुद्रा शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, या इनमें से किसका संबंध महंगी मुद्रा से है? ठीक है, ए आवासीय ऋणों पर निम्न ब्याज दर, बी मंदी की अवस्था में मुद्रा का मूल्य, सी उच्च ब्याज दर, या डी आवासीय ऋणों पर ब्याज की दर में कमी के कारण प्राप्त बचत। इनमें से कौन सा महंगी मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन सी उच्च ब्याज दर। महंगी मुद्रा का मतलब है वह मुद्रा जो महंगी मिले, और मुद्रा की कीमत क्या होती है? ब्याज, है ना। अगर ज्यादा ब्याज है तो मुद्रा महंगी है, और ब्याज कम है तो मुद्रा सस्ती है। लेकिन वहां पर मुद्रा महंगी नहीं है, यहां सस्ती और महंगी का मतलब उसकी परचेजिंग पावर नहीं है। यहां महंगी और सस्ती का मतलब है मुद्रा की लागत, जो मुद्रा आपको प्राप्त हो रही है उसकी क्या लागत है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और पहले आपको 5% पे मिल जाता था, आप 10% पे मिले, तो मुद्रा महंगी हो गई कि नहीं? क्योंकि ब्याज बढ़ गए। तो उच्च ब्याज दर महंगी मुद्रा का स्पष्टीकरण है या उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए इनमें से कौन सी विशेषता होनी आवश्यक है? आप किसी भी वस्तु को अगर मुद्रा कहेंगे तो उसके लिए उस वस्तु में इनमें से कौन कौन से गुण होना जरूरी है? कूट के आधार पर हम अपना उत्तर तैयार करेंगे। देखेंगे सभी लोग बोर्ड पर। फर्स्ट है विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती या माध्यम के रूप में कार्य करना, सही है ये। दूसरा है कीमत उद्धत करने के लिए मानक इकाई के रूप में, विचार करिए इस पर, कीमत उद्धत करने के लिए मानक इकाई के रूप में। तीसरा अवश्य ही सरलता से विभाजित होना चाहिए। चौथा वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतम मूल्य का होना, ये वाला होना जरूरी नहीं है। कीमत उद्धत करने के लिए यानी कि जो मुद्रा है वो वही वस्तु होती है जिसमें हम किसी चीज की कीमत निर्धारित कर सकें, उससे हम लेन देन कर सकें और उसे हम सरलता से विभाजित कर सकें। जैसे उसकी हम गणना कर सकें, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो ये तीनों गुण जिसमें होंगे वही होगी मुद्रा। ये चौथा इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतम मूल्य का होना, यानी कि वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतम मूल्य का होने से मतलब है कि इसमें उच्चतम मूल्य हो, विकल्प में इसका मूल्य हमेशा ऊंचा रहे। मुद्रास्फीति से यहां संबंध जोड़ा गया है, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? बिटकॉइंस का नाम सुना है? कई प्रश्न आए यहां से, कौन कौन सा कथन सही है? पहला है बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, फोकस कीजिए बोर्ड पर। सेकंड है बिटकॉइंस के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन अदायगी दोनों ओर से किसी भी और की पहचान जाने बिना की जा सकती है। क्या लगता है आपको? अच्छा, बिटकॉइंस पहले जान लें क्या है। बिटकॉइंस जो है वर्चुअल करेंसी है, आभासीय मुद्रा है या डिजिटल करेंसी है। ये अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल लेन देन में प्रयोग की जाती है, वास्तविक रूप में इसका कोई स्वरूप बिटकॉइन का नहीं है। ठीक है, लेन देन का माध्यम है इसलिए उसको मुद्रा का रूप दिया गया, लेकिन आभासीय या वर्चुअल मुद्रा, जैसे कोई आपको दिवाली की बधाइयां देता है तो गुजिया उसमें भेज देता है मुंह मीठा करने के लिए। मुंह तो मीठा नहीं होता लेकिन गुजिया दिखाई दे रही है, मुंह में पानी जरूर आ जाता है। ये कैसी गुजिया है? आभासीय गुजिया है ना। जैसे आपको लड्डू भेज देता है, आपका बर्थडे होता है तो उसने केक की पिक्चर भेज देता है, तो ये आभासी वर्चुअल केक है।
जिससे आभास तो हुआ लेकिन मुंह में स्वाद नहीं आया। ये आभासीय मुद्रा बिटकॉइन, इसे क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं हम। और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई हैं। तो ये डिजिटली लेन देन में प्रयोग की जाती है। अब इसको जानने के बाद बताएं कि इसके बारे में कौन कौन से सही है। पहला गलत है, क्योंकि बिटकॉइन पर केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए यह जोखिमपूर्ण होती है, रिस्की होती है। क्या आप जानते हैं भारत में बजट 2022-23 में, ध्यान से सुनिए, 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर से होने वाली इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगाया गया है। हालांकि अभी भी भारत में क्रिप्टो करेंसी को ना तो अवैध घोषित किया गया है, ना ही वैध घोषित किया गया है, लेकिन केंद्रीय बैंक या आरबीआई का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो अपनी रिस्क पर, इसके लिए आरबीआई जिम्मेदार नहीं। कल को अगर बिटकॉइन खत्म हो जाती लेन देन में तो आप अपनी रिस्क पर करो, आपका पैसा डूब जाएगा। समझ गए? जैसे आपने बिटकॉइन खरीद लिया रुपए दे करके, तो आपके हो सकता है बिटकॉइन का मूल्य गिर जाए या बिटकॉइन खत्म हो जाए तो आपके रुपए गए। आप ये नहीं कह सकते कि हमें वापस चाहिए, नहीं, इसके लिए आरबीआई या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जिम्मेदार नहीं है। ये जापान के एक व्यक्ति ने ओरिजिनेट किया था ये कॉन्सेप्ट। तो पहला गलत है। बिटकॉइंस के पते वाला ये बिल्कुल सही है। बिना किसी पहचान के लेन देन होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही। क्लियर हुआ आंसर? नेक्स्ट, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा या कौन कौन से सही है? ब्लॉकचेन तकनीक का मतलब होता है एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसमें सभी लोग जुड़े हैं लेन देन। जैसे कोई अगर बिटकॉइन से लेन देन कर रहा है तो उस चेन, उस माध्यम से जुड़े हुए सभी लोग उस ब्लॉक चेन का पार्ट हैं, पूरे सिस्टम में आपस में कनेक्ट हैं जो। ठीक है, तो यह एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डेटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, बिल्कुल सही है। यह ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? यह एक ट्रांजैक्शंस का डिजिटल लेजर है और ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये नहीं। ब्लॉकचेन एक माध्यम है, स्वयं में ये करेंसी नहीं है। केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्न में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? मुद्रा गुणक का मतलब है 4 हो गया, 8 हो गया, मनी फ्लो है ना, मुद्रा का प्रसार। गुणक गुणा होता जा रहा है और फैलती जा रही है मुद्रा, प्रसार हो रहा है। किसके साथ बढ़ता है? इनमें से आरक्षित नगद अनुपात यानी कि CRR, बताया था मैंने कल, CRR में वृद्धि से। बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। सी, सर्वाधिक नकदी अनुपात में, सर्वाधिक या इसको सांविधिक कहेंगे, एक्चुअली ये कंप्यूटर वाले ने मिस्टेक कर दी है। सांविधिक मतलब SLR, ये क्या है? SLR, ये क्या था? CRR। ये कह रहा है CRR की वृद्धि से, ये कह रहा है SLR की वृद्धि से, और ये कह रहा है देश की जनसंख्या बढ़ने से। चलो यहां से बात करते हैं। देश की जनसंख्या बढ़ने से भला मुद्रा के गुणक पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, ये सही नहीं है। SLR बढ़ने से मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना, तो ये तो गलत हो गया। CRR बढ़ेगा तो भी मुद्रा का प्रसार नहीं बढ़ेगा, गुणक नहीं बढ़ेगा। पढ़ा तो आंसर दे पाए ना? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिना पढ़े कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से मतलब है कि जनता जो पैसा अपने पास घर में रखी हुई है वो जब बैंकों में डालने जाएगी, बैंकों का इस्तेमाल करेगी, या तो लोन लेने के लिए या तो अपने डिपॉजिट रखने के लिए, तो मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो पैसा मार्केट में जाएगा या आपने बैंक से जो लोन लिया है वो भी मार्केट में जाएगा, तब गुणक होगा, मुद्रा का प्रसार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, और इसका सही उत्तर जिसने दे दिया अच्छी बात होगी। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से, यदि आप अपने बैंक के
मांग जमा खाते से रुपए 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? हाँ, आगे नोट गिनना है ना, तो शून्य गिनने की आदत डालो। 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नगदी निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न समझ में आ गया? चलो इसको हम और समझा देते हैं प्रैक्टिकलिटी में। आपने अपने सेविंग अकाउंट से, मांग जमा खाता क्या है आपका? सेविंग या करेंट अकाउंट है ना। आपने अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो इससे अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आंसर मानेंगे हम। क्या बताया सभी ने? सबने डी माना है? कारण बताओ। है बचत खाते में था इसलिए क्या? बोलो, आगे बोलो। हाँ, कहाँ नहीं जाते? हाँ, तो आगे बढ़ो, सही जा रही हो, आगे बोलो। तो यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, सही आंसर है ये। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट चाहिए हर एक टॉपिक पर कि अगर ये 1 लाख रुपए, अगर ये 1 लाख रुपए एफडी या आरडी से निकाले जाते, जमा खाते से निकाले जाते, तो इससे अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए की आपूर्ति बढ़ जाती, क्योंकि अब ये हमारा पैसा खर्च किया जाना था। लेकिन क्योंकि ये मांग जमा से निकाले गए हैं, तो मांग जमा में अकाउंट में थे हम तब भी खर्च कर सकते थे, जेब में है हम तब भी खर्च कर सकते हैं, तो जितनी पहले आपूर्ति थी उतनी अब है। कोई असर पड़ा क्या? जैसे बैंक के अकाउंट में रखे थे वैसे ही हमारे जेब में आके रख गए 1 लाख रुपए। पहले भी तरल थे, अभी भी तरल है, ये मतलब है। ये 1 लाख रुपए पहले भी मुद्रा की तरलता थी और आज भी मुद्रा की तरलता है, क्योंकि ये मांग जमा खाते में से हमने निकाले हैं, इसलिए इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अच्छा आंसर दिया आपने। निम्नलिखित उपायों में से किनके या किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी? बढ़िया प्रश्न है। इनमें से कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी? मैंने ये सारी चीजें आपको बताई जब मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय पढ़ाए थे। सभी लोग थे क्लास में? अगर किसी ने मिस किया होगा तो नहीं समझ में आएगा। कौन कौन नहीं था क्लास में? उस दिन क्लास में कौन नहीं था जब मैंने राजकोषीय और मौद्रिक उपाय नहीं पढ़ाए? चलिए देखते हैं, पहले इन्हीं को मौका देंगे प्रश्न पढ़ने का, वो आंसर देने का, जो लोग नहीं थे। हम देखना चाहते हैं कि क्लास में समझे बिना आप कैसा उत्तर देते हो और जो समझ चुके हैं वो कैसा उत्तर देते हैं। तब आप वैल्यू समझोगे कि एक दिन क्लास छूटने का क्या मतलब होता है। ऐसे कोई भी क्लास छोड़ देते हो ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब क्वेश्चन देने बैठते हो, आंसर देने बैठते हो क्वेश्चन का, तब फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से कार्य से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। पहला है केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना। साथ साथ बताते जाओ पीछे। क्या इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी? अगर केंद्रीय बैंक जनता से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। चलिए आगे और ऑप्शन रखते हैं। दूसरा है लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। लोग यानी कि जनता अगर वाणिज्यिक बैंकों में ज्यादा धन जमा करेंगे तो क्या इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी? तीसरा है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। क्या अगर सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण ले तो इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी? या
केंद्रीय बैंक या आरबीआई द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कूट के आधार पर बताएं, इनमें से कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति या प्रसार बढ़ जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको कोई आइडिया है पीछे? कोई आइडिया है इस प्रश्न के उत्तर का? नो आइडिया। कुछ भी चाहे लगा दो चाहे ना लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर है किसी को आइडिया? ऑप्शन डी 2 3 4। और कोई? ऑप्शन बी 2 और 4। सबको मौका मिलना चाहिए। और कोई? और कोई? इधर ट्राई करें जल्दी से, आगे बढ़े। फिर हम एक एक पॉइंट को देखें, कौन कौन सी चीज से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है, मुद्रा का प्रसार किस किस से बढ़ रहा है। मौद्रिक और राजकोषीय उपायों में है, पड़ा हुआ है आपके YouTube पर, फिर से रिवाइज कीजिएगा जाकर के। अभी जो लाइव क्लास है ये दी जा रही है आपको कुछ दिनों के लिए, ऑफर सीमित अवधि के लिए, ठीक है। तो जो पिछले 2 दिनों का वीडियो है जो क्लास में पढ़ाया था मैंने, उसको सुनिएगा जाकर के, रिवाइज करिएगा। आंसर बता दें इसका? नहीं पता किसी को? क्या बोल? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? पहला, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जब लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा तो लोगों का पैसा उनकी जेब में वापस जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। ओएमओ, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई जनता को शेयर बेचता है और खरीदता है। यहां पर आरबीआई जनता से उनके शेयर वापस खरीद रहा है, क्रय कर रहा है, जनता से खरीद रहा है, तो लोगों के पास पैसा जाएगा ना। आरबीआई अपना शेयर वापस लेगी और लोगों को पैसा देगी, तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा ना, और जब पैसा जाएगा तो मुद्रा का प्रसार क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने से तो मुद्रा की आपूर्ति कम और हो जाएगी, इसलिए ये सही नहीं है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से जब ऋण लिया जाएगा, जब सरकार आरबीआई से ऋण लेती है तो क्या होता है? हीनार्थ प्रबंधन करती है, क्योंकि सरकार घाटे में है, सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, सरकारी व्यय बढ़ रहा है, और सरकारी व्यय में वृद्धि होने से क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, तभी तो महंगाई बढ़ती है, तभी तो स्फीति बढ़ती है। बताया था ना। तो सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से अगर ऋण लिए जाएंगे अधिक मात्रा में और केंद्रीय बैंक जनता से प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो निश्चित तौर पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर केंद्रीय बैंक लोगों को, जनता को प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा तो जनता का पैसा आरबीआई के पास आएगा, इससे तो आपूर्ति घटेगी। इन दोनों से आपूर्ति घटेगी और बाकी पहले और तीसरे से आपूर्ति बढ़ेगी, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है। आइए इसका क्वेश्चन है ये, समझ गए? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, वैसे ही अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वहां का केंद्रीय बैंक। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, मतलब कठोर मुद्रा नीति, पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल सही है। अगर वहां का केंद्रीय बैंक कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगा, ऋण देना महंगा कर देगा, है ना, तो इससे क्या होगा? अगर महंगा ऋण मिलेगा अमेरिका के बैंकों में, या अमेरिका के बैंक कठोर मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर बढ़ा देगा, तो निश्चित तौर पर इससे क्या होगा? पूंजी पलायन की ओर जाएगी, पूंजी पलायन करेगी, क्योंकि जहां उसको फायदा होगा वहां पर पूंजी जाएगी। पूंजी वहां जाएगी जहां, क्योंकि हॉट करेंसी होती है, बताया था मैंने, गर्म मुद्रा, जहां लाभ होगा वहीं जाएगी। तो यहां पर अमेरिका में क्या हो रहा है? कठोर मौद्रिक नीति से, कठोर मौद्रिक नीति से यहां पर क्या हो रहा है? लोगों को प्रॉफिट कम हो गए हैं, तो वो अपना पैसा यहां से निकालेंगे, दूसरे जगह लगाएंगे। ठीक है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण करने वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। समझ में आ रही है बात? कितनों को समझ में आई? कितनों को मेरी बात समझ में आई? पूंजी पलायन, जैसे ये वाला सही है, पूंजी पलायन करेगी तो इस पूंजी पलायन से वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण करने वाली फर्म या कंपनियों की ब्याज बढ़ सकती है।
बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पूंजी निकलेगी, भागेगी तो पूंजी महंगी होगी। और ऐसी कंपनियां जो विदेशी पूंजी पर डिपेंड हैं उनके लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, ये क्या है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोज, यानी कि बाह्य वाणिज्यिक उधारियां। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों का मतलब होता है हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों के शेयर बाजार से पैसे उठा रही हैं उधार के तौर पर, ठीक है। तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा जिससे ईसीबी से संबंधित मुद्रा जोखिम को घटाता है। ये इसका कोई संबंध इससे नहीं है, ठीक है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। प्रथम दो सही हैं, आंसर होगा ए ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है। ठीक, अगला प्रश्न, नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल का मतलब होता है ऐसे टोकन, टोकन समझते हैं? जैसे आप चाट की दुकान पर जाते हैं, भीड़ बहुत होती है तो पहले टोकन लेते हैं, लेकिन अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत देर हो गई आपको टोकन लिए, तो आप चले आते हैं, क्या उस टोकन से उतने ही मूल्य का कपड़ा खरीद पाएंगे? अगर आपने 100 रुपए का टोकन लिया था चाट वाले की दुकान से, लेकिन भीड़ बहुत होने की वजह से आप टोकन लेके वापस आ गए, तो क्या उस टोकन से कोई और सामान खरीद सकते हैं? तो ये टोकन कैसा हुआ? नॉन फंजिबल, नॉन, इसको अपरिवर्तनीय टोकन भी हम कह सकते हैं। उस टोकन से वही वस्तु मिलेगी जिसके लिए वो खरीदा गया है, कोई और सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से सही हैं। चलिए विचार कीजिए, कुछ आप भी विचार करिए, आंसर दीजिए। मतलब हमने समझा दिया आपको। लो, हम साइड हो जाते हैं भाई। एक एक करके बताओ। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। हिंदी बहुत टिपिकल है। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर यानी कि सुलभ बनाते हैं। ये वाला पॉइंट सही है क्या? नहीं है, क्यों? वे भौतिक परिसंपत्तियों के डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। हाँ, अगर उसी फील्ड से रिलेटेड है तो बनाते हैं, है ना। पर्टिकुलर जिस चीज के लिए वो टोकन मिला है, अगर उसी चीज में क्षेत्र में यूज किया जाता है तो उससे लेन देन आसान हो जाता है। दूसरा, वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन से विद्यमान है, बिल्कुल एक ही ब्लॉकचेन से हैं, किसी और क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। लेन देन में तो बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस क्षेत्र के हैं केवल वहीं प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए पहला और दूसरा आंसर हो गया ए। बस इसका मतलब पता हो तो आंसर दे पाओगे, समझ गए। अगला प्रश्न, कोर मुद्रास्फीति। कोर मतलब आधार। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन देखो और बताओ सही आंसर क्या होना चाहिए। केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, और खाद्य मुद्रास्फीति एवं ईंधन दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। कौन है कोर मुद्रास्फीति या आधार मुद्रास्फीति? ऑप्शन बी, ये वाला, खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति। और कोई? देखिए, ये जो खाद्य मुद्रास्फीति है और जो ईंधन मुद्रास्फीति है, ये वो चीजें हैं जिनका दैनिक उपभोग में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा मुद्रास्फीति निकालने के लिए कुछ और क्षेत्र को भी लिया गया है, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा है ना। WPI में विनिर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा भारांक या वेटेज दिया गया है। आंसर यही होगा, खाद्य मुद्रास्फीति एवं ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक, क्योंकि इनकी कीमतें तेजी से परिवर्तित होती हैं। इनकी कीमतें तेजी से परिवर्तित होती हैं और
जो इसको छोड़कर जो अन्य क्षेत्र हैं, क्या क्या बचा इसको छोड़ करके, क्या क्या बचा? यहां WPI और CPI दोनों को मिलाकर के बात हो रही है, कल ही बताया मैंने। जैसे सेवा क्षेत्र CPI में शामिल किया गया है, जैसे विनिर्माण क्षेत्र जो कि WPI में शामिल किया गया है ना, और प्राथमिक वस्तुएं, ये सब मिलाकर के बनता है कोर मुद्रास्फीति, जबकि इनमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं होती। मतलब प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, सेवा क्षेत्र की कीमतों में परिवर्तन, इन तीनों को मिलाकर के जो मुद्रास्फीति बनती है उसे हम बोलते हैं कोर मुद्रास्फीति, किंतु इसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं होते। समझ गए? क्योंकि ये शीघ्र परिवर्तित होने वाली और तात्कालिक प्रभाव के कारण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, हम लोगों ने क्लास के दौरान इस पर डिस्कस भी किया था। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ेगी? जल्दी बताएं। सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। वैसे तो इन सबसे ही है ना, लेकिन सबसे ज्यादा डी, बजट घाटे के लिए जब पैसे का प्रबंध करेगी और सरकार जब नई मुद्रा छपवाएगी या छापेगी RBI के माध्यम से, इससे सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि इससे जो है हमेशा के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। बाकी सबसे क्या होगा? बाकी सबसे मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा, लेकिन इससे मात्रा और प्रसार दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि नई नंबर ऑफ करेंसी नई आ गई ना, नई नोट छाप दिए ना। समझ गए? अगला, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? भारत में ए, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का काम है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार के अलावा और भी तरीके हैं जो दूसरी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, गलत। घटा हुआ मुद्रा प्रसार या मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है, या बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है। उत्तर इन्हीं में से एक है, ऑप्शन सी। कैसे गलत बता देते हैं? जब मुद्रा का प्रसार कम होगा तभी तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी। अगर मुद्रा का प्रसार बढ़ा दोगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में कहां आएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। CRR बढ़ाओगे, SLR बढ़ाओगे, बैंक रेट बढ़ाओगे, सब्सिडी घटाओगे, तभी तो मुद्रा का प्रसार धीमा होगा, और जब मुद्रा का प्रसार कम होगा तभी तो मुद्रास्फीति रुकेगी। तो आंसर सी होगा ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या इसमें वृद्धि निम्न में से किन किन कारणों से होती है? बढ़िया प्रश्न है, पढ़ा हुआ है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सबने पढ़ा है। चलिए, विस्तारकारी नीतियां बताओ सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। सरकार की विस्तारकारी नीतियां, RBI की विस्तारकारी नीतियों से लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, है ना। राजकोषीय प्रोत्साहन, बिल्कुल, सब्सिडी बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ेगी। मुद्रास्फीति सूचकांक, मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, ये होगा कि नहीं? बताओ, इसका कोई मतलब नहीं है। उच्च क्रय शक्ति, बिल्कुल, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो भी। बढ़ती ब्याज दर, ये होगा कि नहीं होगा? सोच के बताना। ये नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने से तो लोगों की क्रय क्षमता कम होगी ना, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गया? फर्स्ट, सेकंड एंड चौथा। यस, आंसर ए है ना। बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए, CPI, और बताइए कि इनमें से किस किस का
संकलन सीएसओ करता है, सीएसओ करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का हम पढ़ चुके हैं, इसका श्रम मंत्रालय करता है, श्रम ब्यूरो करता है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका भी श्रम ब्यूरो करता है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका भी श्रम ब्यूरो करता है, श्रम मंत्रालय का ब्यूरो। और शहरी श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी श्रम ब्यूरो करता है, लेकिन शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण सीएसओ द्वारा किया जाता है। तो केवल चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। ये पहले देख लिया करो, सही या गलत क्या पूछा है। कभी सही नहीं है तो कभी सही है, इस तरह से पूछता है। हमें बताना है क्या सही है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। पहले पूरा तो पढ़ लो देवी, पूरा तो पढ़ लो। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। कैसे आपने कह दिया गलत है, जबकि WPI में तो खाद्य वस्तुएं होती ही नहीं है, लिखवाया है मैंने, तो उनमें उनका भार कहां से होगा। बिल्कुल सही है। CPI में खाद्य वस्तुओं का भार या वेटेज होता है, जबकि WPI में नहीं होता, क्योंकि WPI में खाद्य वस्तुएं और सेवाएं शामिल नहीं होती। कल ही पढ़ाया मैंने। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं नापता, जैसे कि CBI करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें खाद्य और सेवाएं शामिल नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मानक हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन के लिए WPI को अपना लिया है। बिल्कुल गलत है। कल ही हमने जाना है कि CPI को इसमें शामिल किया जाता है। CPI के आधार पर RBI अपनी नीतियां बनाता है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है। अपस्फीति मतलब डिसइंफ्लेशन, है ना। चलिए देखते हैं। यह किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं के मुकाबले आने वाली अकस्मात गिरावट है। बिल्कुल नहीं, इसको तो अवमूल्यन या मूल्यह्रास कहते हैं, है ना। यह अर्थव्यवस्था में सतत बनी हुई मंदी है। बिल्कुल नहीं, मंदी तो तब आएगी जब इससे और आगे बढ़ेगी, बॉटम पर आएंगे तब। यह वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। यही सही लगता है। जो कीमतें ऊपर थी, मुद्रास्फीति धीरे धीरे गिर रही है। साइकिल देखा था हमने, ठीक है ना, सतत धीरे धीरे। यह किसी समय अवधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है। नहीं, सी सबसे राइट आंसर। जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं रिवीजन करेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था। विमुद्रीकरण 2016 में हुआ, तो उसका उद्देश्य जो था इनमें से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है। अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, बताओ था कि नहीं उद्देश्य। यह उद्देश्य था कि नहीं था, यह उद्देश्य था। नकदी की मात्रा को कम किया जाए, क्योंकि नकदी ज्यादा होने से स्फीति आ रही थी, ठीक है। व्यवहार के अंकीय तरीके यानी कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल सही है। कर आधार को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि दबा हुआ पैसा बाहर निकलेगा, है ना, काला धन बाहर निकलेगा, या जो लोगों ने टैक्स से बचा के रखा है उस पर टैक्स देंगे, तभी तो बदलेंगे ना बैंक में। लेकिन GDP की विकास दर को बढ़ाना यह उद्देश्य इसमें नहीं था, क्योंकि इससे GDP की विकास दर कहां बढ़ रही है, नोट ही तो बदला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है। यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव है। बिल्कुल नहीं, उग्र प्रभाव है। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। यह भी सही नहीं है। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पिछले साल
अचानक किसी कारण से कीमतों में परिवर्तन हुआ था, तो वर्तमान में ऐसा लगेगा कि कीमतों में या तो बहुत कमी हो गई या तो बहुत वृद्धि हो गई, क्योंकि हम तुलना तो पिछले साल से ही करते हैं ना। तो इस वजह से गत वर्ष की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की वजह से यह दिखाई देता है कि वर्तमान स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। इसे हम बेस इफेक्ट कहते हैं। हो गया? बस 2 क्वेश्चन खा गया, ये 22 क्वेश्चन दिए थे। तो ये हमारे इसमें प्रैक्टिस था, और जो वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन जो दिया गया है उसको रिवाइज कीजिए और फिर से इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।